बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हम हाज़िर हैं। बुनियादी तौर पे चूँकि आजकल तुर्की ड्रामों की बहुत ज़्यादा मांग है और लोग बड़े इस शौक़ से देखते हैं और ये ड्रामे जो हैं वो तारीख़ी पस मंज़र में लिखे गए हैं। फितरी बात है कि लोगों की तारीख़ से दिलचस्पी पैदा हो रही है और उनके सामने बहुत सारी बातें, सवाल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं कि क्या वाकई ये तारीख़ है या नहीं। अर्तुग़रुल गाज़ी की सबसे अहम ड्रामे की सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो विलन दिखाए गए हैं, जो उसके दुश्मन दिखाए गए हैं, वो इंतहाई ताकतवर दिखाए गए हैं। मुझे याद है कि जब ये ड्रामा शुरू में आया तो हर ज़बान के ऊपर करदुगलू का नाम था और बाद अज़ां जब इख्तिताम की तरफ गया तो सादुद्दीन कोपैक का नाम था। तो हम उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम इस बात के ऊपर बहस कर चुके हैं कि बदकिस्मती के साथ अर्तुग़रुल गाज़ी का कोई तारीख़ी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। ये उस्मानी दौरे हुकूमत का या उस्मानियों का वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई ख़बर नहीं मौजूद, कोई ऐसी दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं कि जिसकी बिना पर हम उसको कह सकें। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो सल्जूक़ सल्तनत जो थी वो बाकायदा तौर पर एक सल्तनत थी जिसके अंदर हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता था और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड थी। लेकिन उस्मानी जो थे वो एक चूँकि ट्राइबल लोग थे तो वो उनका बुदोबाश ऐसा था कि वो किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं लगते थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत बढ़ती चली गई और बिलाखिर उस्मान ने एक नई सल्तनत कायम कर दी। तो महमद बुज़देग ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि आप किसी चीज़ को ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ठीक है। क्यों? अर्तुग़रुल के बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो आप सनद के साथ ही नहीं कह सकते, आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये जो बात की है उसने वो ठीक है या गलत है, या तारीख़ी तौर पर ये बात ठीक है या गलत है। ऐसा ही एक किरदार जिसने शायकीन को, ड्रामा देखने वालों को अपने सहर में जकड़े रखा और वो हर किस्त के अंदर उसके मरने का इंतज़ार करते रहे, वो सादुद्दीन कोपैक का था। सादुद्दीन कोपैक एक तारीख़ी किरदार है लेकिन उसका अर्तुग़रुल गाज़ी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सादुद्दीन कोपैक सल्तनत रूम जो कि एक सल्जूक़ सल्तनत थी उसके बादशाह कैकबाद का वज़ीर था और उसके बाद ये हुआ कि उसको जहर दे दिया गया और उसका बेटा कैखुसरो वन जो है तख्त नशीन हुआ और उसकी साथ ही सादुद्दीन कोपैक अटैच हो गया, उसके साथ शामिल हो गया और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की उसने कोशिश की। उसने एक अयूबी शहज़ादी जो कि बादशाह की बीवी थी और उसके वतन से उससे बादशाह के 2 शहज़ादे थे, उनको उसने गला घोंट के मरवा दिया। लेकिन सादुद्दीन कोपैक बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि बहुत बड़ी उसके ख़यालात थे और वो बहुत बड़े काम करना चाहता था, जिनमें से एक ये भी था कि वो सल्जूक़ सल्तनत रूम का हुक्मरान बनना चाहता था और इसके लिए उसने हर वो बंदा जो उसके रास्ते में रुकावट बन सकता था उसको उसने हटा दिया। ऐसा ही उसने और इसी तरह उसने मंगोलों के साथ अपने राब्ते बढ़ाए और उनके साथ साठ गांठ की, साजिश की, कॉन्स्पिरेसी में आप वो उलझा और उसने कोशिश की कि कैखुसरो जो है उसको हटा के वो खुद वहाँ का बादशाह बन जाए मंगोलों की इमदाद के साथ। कैखुसरो को इसकी इत्तला मिली तो उसने सिवास के गवर्नर हसामुद्दीन कराजा को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो सादुद्दीन कोपैक का सर कलम कर दे, उसको हटा दे। कराजा दरबार का हिस्सा नहीं था, लिहाजा वो दरबार की साजिशों में शामिल नहीं था, लेकिन सादुद्दीन कोपैक उसे खौफज़दा था और उसे दूर रहता था। तो कराजा के पास पहला काम ये था कि वो सादुद्दीन कोपैक के करीब हो ताकि वो अपना मंसूबा अमल में ला सके और उसको कत्ल कर सके। जब तक सादुद्दीन कोपैक के वो करीब नहीं होता वो उसको कत्ल नहीं कर सकता था। वो बहुत तेज़ आदमी था। उसने एक दफ़ा सादुद्दीन कोपैक से कहा कि क्या मैं बादशाह से मिल सकता हूँ? तो सादुद्दीन कोपैक ने कहा कि तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है,
تو اس نے کہا کہ بھلا میں بادشاہ کو آگ کے بغیر کس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ تو سعد الدین کوپیک اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اس نے اس پہ بھروسہ کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ اس کی پارٹیوں کے اندر شامل حال ہوتا گیا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب اس نے اس کو قتل کرنا تھا۔ محل کے اندر ایک دعوت تھی جس کے اندر کراجہ بھی شامل تھا اور سعد الدین کوپیک بھی۔ کراجہ واش روم کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ سعد الدین کوپیک نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی کیونکہ اس کی طبیعت میں گرانی تھی اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا تھا۔ جب وہ محل سے باہر نکلا تو کراجہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، لیکن سعد الدین کوپیک بچ گیا اور اس کے چہرے کے اوپر زخم آیا اور وہ وہاں سے بھاگا اور اس جگہ پہ پہنچا جہاں اس کے حمایتی موجود تھے۔ ایک اور جو ہے بادشاہ کا امیر جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا، جس نے حملہ کیا سعد الدین کوپیک پہ، لیکن اس کے جو محافظین تھے، اس کے حامی جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور سعد الدین وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کو پھر حسام الدین کراجہ نے قتل کر دیا، اور بعد ازاں اس کی لاش کو محل کی دیواروں سے لٹکا دیا گیا۔ تو یہ اصل کہانی ہے۔ ارطغرل غازی نے کبھی بھی سعد الدین کوپیک کو قتل نہیں کیا تھا، یہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کہانی کے حساب سے یہ ڈرامہ بہت اعلیٰ ہے۔ اگر ہم اس کو آرٹ کی نظر سے دیکھیں تو اس کے اور طریقے ہیں، لیکن اگر جب ہم اس کو تاریخ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کے معیارات اور ہوتے ہیں۔ ڈرامہ اچھا ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس نے کروڑوں اربوں لوگوں کو متاثر کیا، لیکن تاریخ ہے، اس کے معیار کے اوپر یہ ڈرامہ پورا نہیں اترتا۔ میری گزارش ہوگی کہ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کردار، واقعہ یا کسی تہذیب یا تاریخ کے بارے میں کوئی آپ کا سوال ہے تو اپنے کمنٹس میں لکھ دیجیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔